स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है लेक्चर नंबर 6 करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो आज भी हम जो है कंजर्वेशन थ्योरम हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हम जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में जो कंजर्वेशन थ्योरम हम पढ़ के आए थे वो सिंगल पार्टिकल के लिए हम पढ़ के आए थे। तो अब हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी जो है कंजर्वेशन थ्योरम अप्लाई होती है। तो आज जो है हम 2 कंजर्वेशन थ्योरम हम कवर करके चलेंगे। द फर्स्ट वन इज़ कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसके बाद हम सेकेंड हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज़ कंजर्वेशन थ्योरम फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम से। सो फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास? कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? This theorem states that the sum of the external force acting on the system of particles is zero। तो ये क्या कह रही है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे लग रही है और वो क्या है, जीरो हो जाती है, देन द टोटल एंगुलर मोमेंट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज़ कंजर्व्ड और कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि अगर मान लो हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं और उसके ऊपर जो है टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, अगर वो ज़ीरो हो जाती है तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और हम क्या कह सकते हैं, कंजर्व हो जाएगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देख लेते हैं इसका। तो प्रूफ आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होगी कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे लग रही है और वो ज़ीरो हो जाती है तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, सिस्टम का कंजर्व रहता है। तो उसके लिए हमने कंसीडर करके चला कि मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, मेरे पास कोई सिस्टम है और उसके अंदर जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो मेरे पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ये आपका x है, दिस इज योर y एंड दिस इज योर z। तो मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल हमने कंसीडर करे। तो अब जो है इनके ऊपर जो है इस n नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो है मान लो जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लग रही है दैट इज गिवन बाय Fe एक्सटर्नल। तो जो इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे जो आउटसाइड जो फोर्स लग रही है दैट इज गिवन बाय Fe एक्सटर्नल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है कोई मान लो ith पार्टिकल मैंने कंसीडर किया, तो मैंने यहाँ पे कोई ith पार्टिकल मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। तो ith पार्टिकल के ऊपर जो है अगर मैं बात करूं तो ith पार्टिकल के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी ith पार्टिकल पे, तो उसको आप क्या लिखते? अगर ith पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसको आप लिखते Fi एक्सटर्नल, यानी कि सिर्फ ith पार्टिकल के ऊपर जो है एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। पर यहाँ पे हम जो है टोटल एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। सो टोटल एक्सटर्नल फोर्स किस तरह से लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी, यहाँ पे इसको वेक्टर से डिनोट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल एक्सटर्नल फोर्स की बात करूं तो दैट इज गिवन बाय Fe एक्सटर्नल, यानी कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स दैट इज नथिंग बट समिंग ओवर ऑल द Fie एक्सटर्नल, राइट। यानी कि ith पार्टिकल के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो क्या है, Fi एक्सटर्नल है। लेकिन अगर मुझे पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स देखनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी ith पार्टिकल्स हैं उन सब का मुझे क्या करना पड़ेगा, समीशन लेना पड़ेगा, यानी उन सब का सम करना पड़ेगा। तो अगर आप i की वैल्यू जैसे 1 पुट करते हो तो किस तरह से लिखा जाएगा, F1e एक्सटर्नल, ऐसे ही सम क्या होगा, F2e एक्सटर्नल। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट पार्टिकल है उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगी F1e एक्सटर्नल, ऐसे सेकंड पार्टिकल के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगी दैट इज F2e एक्सटर्नल, अप टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो यानी कि अगर मैं इन सभी इंडिविजुअल पार्टिकल्स का अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि इनके ऊपर इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स का अगर मैं समीशन कंसीडर कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा कि टोटल सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो मुझे पता लग जाएगी, राइट। कि मुझे अगर टोटल सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स पता लग जानी है तो मुझे क्या करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है ith पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका मुझे सम कंसीडर करके चलना होगा। अब हमारे पास क्या है कि मैंने आपको एक सेंटर ऑफ मास मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो सेंटर ऑफ मास मैंने डिफाइन किया था आपको कि अगर मैं इन सभी पार्टिकल्स का, मान लो हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, इन सभी पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास जो है वो मान लो C के ऊपर लाई करता है, तो उसका मास मान लो m है और पोजीशन वेक्टर अगर r है। तो ये मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ कि मान लो मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं और उन सभी पार्टिकल्स का जो टोटल मास है वो किसी एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है और उसका मास क्या है, m है, और वो पॉइंट क्या आपका सेंटर ऑफ मास, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास r है।
तो इसी का ही अगर मैं लीनियर मोमेंटम डिफाइन करूँ तो लीनियर मोमेंटम इस केस में हमारे पास क्या आ जाता है, तो लीनियर मोमेंटम इस केस में हमारे पास आ जाता है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो भी क्या है, सेंटर ऑफ मास भी अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम का सम। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का। तो टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का क्या लिखा जा सकता है, दैट इज द सम ऑफ लीनियर मोमेंटम्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अगर सभी पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम का अगर मैं सम कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम जो है मुझे सिस्टम का मिल जाएगा। तो अब एफ ई एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा यहाँ पे हमारे पास, दैट इज़ द टोटल चेंज इन, क्योंकि एफ ई एक्सटर्नल क्या, दैट इज़ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स, और वो किसके इक्वल होगा, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज़ इक्वल्स टू डी वाई में डी टी ऑफ, अब यहाँ पे जो आप पी जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग मास, यानी कि मास किसका, सेंटर ऑफ मास का, और इसकी ही क्या, वेलोसिटी दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। क्योंकि जो ये p है दैट इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो उस केस में हमारे पास जो है मास भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का मास, यानी कि p क्या है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, और मास किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का, और इनटू वेलोसिटी क्या है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ dr बाय में dt, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, आप इसे कह लो 1, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो। तो हमें पता है कि जो p है दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ टोटल लीनियर मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, सभी इंडिविजुअल पार्टिकल्स का क्या है, लीनियर मोमेंटम का सम है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ से डेफिनेशन क्या कह रही थी, अगर सम ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 0, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या है, हमने कंसीडर करके चला कि इफ एफ ई एक्सटर्नल दैट इज इक्वल्स टू 0, तो हमने एफ ई एक्सटर्नल को हमने किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल रख दिया। सो इन दैट केस एफ ई एक्सटर्नल किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू डी पी वैक्टर बाय में डी टी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसे कह लो इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास p वेक्टर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर टोटल सम जो है एक्सटर्नल फोर्सेस का जो लग रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, अगर वो 0 है, तो इन दैट केस टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, कंजर्व होगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।